यूपी होमगार्ड के लिए जीके और जीएस की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है ये आप लोग के सामने। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको जीके के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जो सीरीज होगी हमारी जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसका नाम है टारगेट सीरीज और ये हमारा टारगेट सीरीज का क्लास नंबर 1 होने वाला है। हम लोग इस सीरीज को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता, यानी 25-26 अप्रैल को जो आपके एग्जाम्स हैं हम लोग इस सीरीज को तब तक जारी रखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, जिसमें शेर बने होते हैं, स्तंभ जो होता है वो, है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि कितने शेर दिखाई देते हैं। तो अक्सर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 शेर होते हैं, इसको लगा करके आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि शेर कितने दिखाई देते हैं। अब इस तरीके से वो मान लो स्तंभ होता है, एक शेर इधर होता है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है सबसे पीछे, है ना। तो जब हम लोग इसको बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमको पीछे वाला शेर नहीं दिखाई देगा, यानी कि हमको राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो शेर होगा वही दिखाई देगा और जो फ्रंट में, है ना। तो इस तरीके से हमको टोटल 3 शेर दिखाई देते हैं सामने से देखने पर, है ना। किसी भी साइड से देख लो वो 3 ही दिखाई देंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों से ये पूछता कि कितने शेर होते हैं, टोटल शेरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो तब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 ये राइट आंसर होता है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है ना, अवसर पर मनाया जाता है। तो हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में एक जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे। तो वो हम लोग किसके उपलक्ष्य में करते थे, तो वो हम लोग करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो 5 सितंबर को इनका जन्मदिन बनाया जाता है ना हर साल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों हम लोग जब भी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग वो सबसे प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें कुछ बहुत बड़े नगर पढ़ते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और बहुत सारे नगरों को पढ़ते हैं जिसमें से मोहनजोदाड़ो एक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में, है ना। तो ये जो वर्तमान समय में स्थित है ये है सिंध में, और ये सिंध कहां पर है, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो होता है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास है ना। तो मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है, वो है सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, हम लोग मेनली कब पढ़ते हैं उसको, 563 ईसा पूर्व, है ना। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और कभी कभी हमसे स्थान भी पूछ लेता है कि किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सबसे बड़ा एम्पायर जो था मौर्य एम्पायर, है ना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी भाई सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना कब की थी, तो वो की थी 345 ईसा पूर्व, है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली 345 ईसा पूर्व से पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो इसका जो आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि कितनी होती है ना। मतलब राष्ट्रीय गान जो होता है उसको कितने सेकंड में या फिर कितनी मिनट्स में गाया जाता है वो आपको बताना है। तो मेनली हम लोग कितने सेकंड तक गाते हैं, उसको गाते हैं हम लोग 52 सेकंड तक राष्ट्रीय गान को। देखो 2 चीजें होती हैं, एक चीज और जान लो, एक होता है राष्ट्रीय गान, है ना, जैसे जन गण मन जिसको हम लोग गाते हैं वो होता है राष्ट्रीय गान। एक होता है हमारे पास राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना। तो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान कितने सेकंड तक गाया जाता है, तो ये गाया जाता है टोटल 52 सेकंड तक, है ना। इसको हम लोग 52 सेकंड तक गाते हैं। और अगर आपसे ये पूछे ये जो राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम, इसको कितने सेकंड तक गाया जाता है या फिर कितने मिनट तक, तो इसको हम लोग गाते हैं 65 मिनट तक, है ना। 65 मिनट तक नहीं, सॉरी 65 सेकंड तक। और इसको अगर हम लोग मिनट में बता दें तो ये गाया जाता है लगभग 1 मिनट 5 सेकंड में, है ना। तो ये आप लोग को विशेष रूप से याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, है ना। राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम होता है हमारे पास, है ना, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या होता है, जन गण मन, है ना। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके का।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस होता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, है ना। 22 अप्रैल को हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। मेनली हम लोग इसको इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। वैसे ही सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें भी 7 रंग होते हैं, बैंगनी, लाल, हरा, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है। मतलब आप लोग जो ध्वनि वगैरह सुनते हो अपने कानों से, वो उसका स्तर कितना होता है ना। तो उसका स्तर आप लोग को याद रखना है, उसका स्तर होता है 60 डेसिबल। अगर ये 60 डेसिबल से ऊपर हो जाएगी, जैसे मान लो 65 या फिर 75, तो ये फिर हानिकारक हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मानक ध्वनि का जो स्तर निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है 60 डेसिबल, है ना। डेसिबल 60। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कितने स्तर की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, 60 डेसिबल की, है ना। सुनने को तो इससे ऊपर भी सुन सकते हैं, बट जो मानक स्तर है, क्योंकि वो हानिकारक हो जाएगी फिर हमारे लिए, तो इसलिए 60 डेसिबल जो होता है वो एक अच्छा खासा नंबर होता है ध्वनि को सुनने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि समय की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है। समय की मूल इकाई, है ना। तो समय की इकाइयों में हम लोग हर चीज को पढ़ते हैं। देखो, मिनट को पढ़ते हैं, सेकंड को पढ़ते हैं, घंटे को पढ़ते हैं, साल को भी पढ़ लेते हैं। कभी हमें समय अगर साल में बताना हो तो हम लोग बता देते हैं कि 3 साल बीत गए इस चीज को, है ना। तो बट जब भी हम लोग मूल इकाई की बात करेंगे समय की, तो वो होती है सेकंड। सेकंड में हम लोग मूल इकाई को बताते हैं समय की, बेसिकली। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है भाई कि पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हिंदी भाषा होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। वैसे ही जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की, है ना। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। मूलतः का मतलब ये होता है कि जब उसमें मतलब कोई संशोधन नहीं हुआ हो, मतलब जैसी शुरुआत में बनी थी और वैसी अगर वो अब है तो वो कहलाएगी मूल, है ना। और अगर हम लोग उसमें कुछ संशोधन कर लेंगे या फिर कुछ बदलाव कर देंगे तो फिर वो मूल नहीं कहलाएगी, फिर वो वर्तमान कहलाएगी। तो मूल का मतलब होता है प्रारंभिक, जो चीज पहले बन चुकी है। तो जब हमारी 8वीं अनुसूची थी तो उसमें मूलतः कितनी भाषाएं थी, तो उसमें मूलतः जो भाषाएं होती थी वो होती थी 14, है ना। हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में। तो 14 भाषाएं थी, फिर हमने इसमें बहुत सारी भाषाएं जोड़ी, जैसे कोंकणी भाषा, मैथिली, है ना, डोगरी, बोडो, इस तरीके की भाषाएं जोड़ी, जो कि हमारे पास 8 भाषाएं जोड़ी। तब जाकर आज ये वर्तमान समय में हम लोग इसको 22 भाषाओं के रूप में जानते हैं ना। 22 भाषाएं होती है आज के टाइम में टोटल वर्तमान समय में, है ना। पर मूल समय में ये भाषाएं कितनी थी, ये भाषाएं थी 14, है ना। कितनी भाषाओं को और जोड़ा गया, 8 भाषाओं को जोड़ा गया, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोला है इसमें कि भारत में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है ना। देखो, सभी राज्यों की अपनी एक एक राजभाषा है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें कोई भी राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको नहीं दिया गया है ना। तो हर राज्य की अपनी एक एक राजभाषा है। तो हमारा जो एकमात्र देश है भारत में जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो आप लोग को याद रखना है। वो जो राज्य है वो है नागालैंड। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा होती है अंग्रेजी। इसको आप लोग को याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है भाई कि जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड, मतलब हत्याकांड नहीं, जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है। तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, बेसिकली हमको याद है कि वो 1919 में हुआ था, है ना, हम इसको जानते हैं। पर ये जो जगह है जलियांवाला बाग, ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो जगह है ये स्थित है अमृतसर में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है। अशोक का स्तंभ कहां पर स्थित है भाई, ये स्थित है वाराणसी के जो सारनाथ है वहां पर, है ना। तो वाराणसी है ना, ये तो वाराणसी है, पर ये जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ कहां पर है, ये है वाराणसी में, है ना। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या है, हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल बहुत प्रसिद्ध एक टूरिज्म प्लेस है, जहां पर बहुत सारे मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध प्लेस है, पर ये कहां पर स्थित है, इसको हम लोग राजस्थान के जयपुर में पढ़ते हैं ना। तो ये कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए है ना, तो उसमें से जो इंपोर्टेंट होते हैं, एक तो भाई वो आपसे पहला पूछ लेगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे, और एक पूछ लेगा यानी कि अंतिम पूछ लेगा या फिर इस तरीके से कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, है ना। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे भाई वो थे ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। और जो सबसे अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी, ये आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों बस यही थी क्लास जिसमें मैंने आपको बहुत सारे, जो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोग को एक बार इन क्वेश्चन को करा दें। बाकी जैसे जैसे हम लोग अगली क्लास लेकर के आएंगे, जैसे क्लास नंबर 1 थी आज, जैसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो हम लोग क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आप लोग से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बस यही था इस वीडियो में, हम लोग मिलते हैं टारगेट सीरीज की क्लास नंबर 2 में।